तो चलिए आज बात करते हैं बिहार के कस्बा विधानसभा क्षेत्र की। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक किला जो सालों से अपनी जगह पर खड़ा था, अचानक ढह गया। हम जमीन की हकीकत से लेकर चुनावी गणित तक हर पहलू पर नजर डालेंगे। कस्बा पूर्णिया जिले की वो जमीन जिसे कोसी और महानंदा नदियां सींचती भी हैं और हर साल बाढ़ की चुनौती भी देती हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की राजनीति का एक ही रंग रहा पूरे 15 साल तक। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल पुराना ये मजबूत किला ढह गया? यही वो सवाल है जिसके जवाब हम इस पूरे विश्लेषण में तलाशेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले कस्बा की जमीन और लोगों को जानेंगे, फिर 2025 के उस चुनावी भूचाल के आंकड़ों को देखेंगे, उसके बाद नतीजों के पीछे की वजह समझेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कस्बा, जमीन और लोग। क्योंकि किसी भी राजनीतिक बदलाव की जड़ें वो तो जमीन और समाज में ही होती हैं, है ना? तो कस्बा है विधानसभा क्षेत्र संख्या 58। यहाँ की ज्यादातर जिंदगी खेती पर ही चलती है। धान, मक्का, जूट। आबादी का गणित देखें तो करीब 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 10% अनुसूचित जाति के लोग। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि जिले की 90% आबादी गांव में रहती है। यही वो समीकरण है जिस पर यहाँ की राजनीति की पूरी बिसात बिछी है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ पूरे पूर्णिया जिले की साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है, सिर्फ 51%। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ कस्बा शहर की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 69% पहुंच जाता है। साफ है, गांव और शहर के वोटरों की सोच, उनकी उम्मीदें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं उस मोड़ पर, 2025 के उस राजनीतिक भूचाल पर, उन नतीजों पर जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये हैं 2025 के आखिरी नतीजे। एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार सिंह, उन्हें मिले 86,877 वोट्स। वहीं कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम को मिले 74,002 वोट। मतलब जीत और हार का फासला बस 12,875 वोटों का था। इस चार्ट को देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एनडीए को 37% से भी कम वोट मिले और वो जीत गए। कैसे? क्योंकि बाकी के जो 63% वोट थे वो कांग्रेस, एआईएम और दूसरे बागियों में बुरी तरह से बट गए। खासकर एआईएमएम का वो 15% वोट शेयर, वो यहाँ गेम चेंजर साबित हुआ। और ये नंबर 81.96%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये था 2025 का वोटर टर्नआउट, जो 2020 से 15% ज्यादा था। जब भी वोटिंग में इतना बड़ा उछाल आता है ना, तो समझ लीजिए कि हवा में बदलाव की एक बहुत गहरी ख्वाहिश तैर रही है। तो चलिए अब इस जनादेश की परतें खोलते हैं, इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। 5 ऐसे पैटर्न हैं जो इस नतीजे की पूरी कहानी कह देते हैं। ये है वो 5 चाबियां। पहला, वोटिंग में जबरदस्त इजाफा। दूसरा, सेक्युलर वोटों का बंटवारा। तीसरा, मौजूदा विधायक के खिलाफ जो लहर थी उसे न भाप पाना। चौथा, पहचान की राजनीति पर विकास की उम्मीदों का हावी हो जाना। और 5वां, हेलीकॉप्टर इफेक्ट, मतलब एक बड़े नेता के आने से ईबीसी एससी वोटों का एक तरफ झुक जाना। इसे कहते हैं स्पॉइलर इफेक्ट। हार का अंतर था सिर्फ 5.5%। और वोट काटने वाले कौन थे? एआईएमआईएम, पार्टी के बागी और छोटे मोटे दल। सब ने मिलकर 18% से ज्यादा वोट खींच लिए। गणित बिल्कुल साफ है, यही बंटवारा हार की सबसे बड़ी वजह बना। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। पूर्णिया जिले में 5 साल से कम उम्र के 52% बच्चे कुपोषण की वजह से ठीक से बढ़ नहीं पाते। ये एक ऐसी खामोश पीड़ा थी, एक ऐसी शिकायत थी जो जाति धर्म की पारंपरिक राजनीति से कहीं ऊपर उठ गई। शायद लोगों ने इस बार गवर्नेंस और विकास के मुद्दे पर सोचना शुरू कर दिया था। और यहीं पर एक मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है, जब नागरिक सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जमीन की हकीकत और तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। जिम्मेदारी के साथ कही गई बात और तथ्यों पर आधारित बहस, यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कस्बा का ये नतीजा इसी का एक सबूत है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं।
क्योंकि ये नतीजा कोई एक रात में नहीं आया। ये एक मजबूत किले के 15 सालों में धीरे धीरे ढहने की कहानी है। देखिए, 2010 से 2020 तक कांग्रेस ने ये सीट लगातार अपने पास रखी, लेकिन 2015 की जीत का अंतर देखिए, 1% से भी कम। ये एक अलार्म था, एक संकेत कि जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। हाँ, 2020 में जीत का अंतर बढ़ा, लेकिन शायद जो अंदरूनी कमजोरियां थीं वो जस की तस बनी रहीं और 2025 में पासा पूरी तरह पलट गया। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या वापसी का कोई रास्ता है? चलिए इन्हीं आंकड़ों की रोशनी में एक मुमकिन ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहला स्टेप, नींव को मजबूत करना, मतलब पार्टी के अंदर की खींचतान खत्म करना और लोगों की शिकायतों की लिस्ट बनाना। दूसरा स्टेप, एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव बनाना, जो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि विकास के एजेंडे पर हो। तीसरा, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम तैयार करना जो आज के जमाने के हिसाब से डेटा के साथ काम करे। और चौथा, आखिरी दाव, चुनाव के दिन अपने हर एक वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। इस टेबल में रणनीति के पीछे का दिमाग दिखता है। एक तरफ हैं बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले, जैसे क्या शहरी वोटरों का दिल दोबारा जीतने के लिए एक रीसेट, एक नया चेहरा लाना जरूरी है, और दूसरी तरफ है जमीनी ऑपरेशनल काम, जैसे तटबंध टूटने जैसे मुद्दों को लगातार उठाकर ये दिखाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कुछ भी नहीं बदला, अगर शासन का तरीका और लोगों से जुड़ने का अंदाज वही पुराना रहा, तो क्या होगा? आंकड़े तो एक साफ इशारा कर रहे हैं, एक सीधा विकल्प दे रहे हैं। या तो लोगों की गहरी शिकायतों को समझिए, पोषण, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर काम कीजिए, या फिर और ज्यादा राजनीतिक बिखराव और लोकतंत्र में घटते भरोसे के लिए तैयार रहिए। और हाँ, जब हम डेटा और नई रणनीति की बात करते हैं तो एक सिद्धांत बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, और वो है राजनीतिक गोपनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों से जुड़ते वक्त उनकी निजी जानकारी का पूरा सम्मान करें, उनकी सहमति के बिना उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना करें। भरोसा ऐसे ही बनता है, और किसी भी राजनीतिक वापसी की पहली शर्त यही भरोसा होता है। कस्बा की कहानी दिखाती है कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अगर कोई नेतृत्व इस रास्ते पर चलना चाहता है और अपनी राजनीति को पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स की दिशा देना चाहता है, तो वो blueprintstrategies.ai से संपर्क कर सकता है। ईमेल और फोन नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।